बच्चों और युवाओं के अंदर संस्कार का निर्माण करने वाला विशेष कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जो व्यक्ति का जीवन बदल रहा है। ये प्रायोगिक कार्यक्रम है, ये ऐसे कुछ टिप्स दे रहे हैं, ऐसे कुछ फार्मूले इस कार्यक्रम के अंदर दिए जाते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे हमारे जो है वो नकारात्मक विचार होते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाते हैं और जीवन अच्छा बनता है, जीवन का निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और विषय ऐसे होते हैं जो कि सर्वगम्य हो, प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए ग्लोबलाइज यूनिवर्सलाइज्ड विषय लिए जाते हैं। उसी में एक आज ऐसा ही यूनिवर्सल विषय है, शिक्षा का निजीकरण। दर्शकगण, भाई और बहनों, पिछले 100 वर्षों में या 50 वर्षों के अंदर विज्ञान ने बहुत तरक्की की और विज्ञान ने जीवन की हर दिशा के अंदर इतनी तरक्की की है, चाहे आईटी इनकम आपके जो है वो आईटी टेक्नोलॉजी की बात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे कंप्यूटर विज्ञान की बात हो, सब में मोबाइल की बात हो, टीवी की बात हो, इंटरनेट की बात हो, तो इसके अंदर आज इतनी विज्ञान ने तरक्की की है कि आज ये कहा जाता है कि वर्तमान का युग है वो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जो हमारी पुरानी धारणा वसुधैव कुटुंबकम की थी, वो तो उन लोगों ने साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा और साथ में जी कर के उसको स्थापित किया था। लेकिन आज विज्ञान ने भौतिक साधनों का आविष्कार करके जो है वो ग्लोबलाइज्ड हो गए कि सारा विश्व है, सारी सृष्टि है, गांव के जैसा हो गया, परिवार के जैसा हो गया और एक जो है मोहल्ले जैसा हो गया, यानी हम इतने करीब आ गए, ग्लोबलाइज्ड हो गए। अब दूसरा प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का आज हमारा विषय यही है, शिक्षा का निजीकरण। ये सहकारिता पर निर्भर है, सहकारिता का विषय है, ट्रस्टीशिप का विषय। इसके बीच के अंदर मैं संदर्भ देना चाहूँगा कि महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो अभियान चालू किया और 200 वर्ष तक हमारी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए अंग्रेज लोगों को खदेड़ने के लिए जब उन्होंने 1910 के अंदर बिगुल बजाया, उसके बाद से 1947 तक जो है लगभग इतने वर्षों के अंदर वो प्लानिंग करते रहे कि अगर मान लो हमें आज़ादी मिल गई तो किस तरीके से हम भारत के लोगों का है, उस वक्त में 33 करोड़ लोग थे, किस तरीके से इतने लोगों का जो है हमारा जीवन नैतिक होगा और किस तरीके से हम एक प्लान्ड वे के अंदर एक सिस्टम बनाया, एक व्यवस्था बड़ी। उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला दिया, सहकारिता का फॉर्मूला दिया, जो आज मेरा विषय है। सहकारिता में सहकारी समितियां बने और बाकायदा उन समितियों का गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन किया सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। आज भी वह विषय चल रहा है और सहकारी समितियां बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और ट्रस्टीशिप होती है। ट्रस्टीशिप का मतलब ये होता है कि उस जो हम पर्टिकुलर विधा है, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे दूध की डेयरी हो, चाहे बुनाई का काम हो, या कोई भी हम वो जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसके हम सभी ट्रस्टी हैं, उसके सभी हम भागीदार हैं। सर्वहारा का जो मार्क्स ने सिद्धांत दिया था वो महात्मा गांधी ने उसको ट्रस्टीशिप के अंदर दिया, सहकारिता के रूप में दिया। और वही आज मेरा विषय है कि शिक्षा का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है हर व्यक्ति को ये फ्रीडम मिली कि तुम इस जो है इस दौड़ के अंदर, प्रगति की दौड़ में सभी दौड़ो। सर्वोदय का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया कि हर व्यक्ति का, जितने भी हमारे 33 करोड़ जो लोग उस वक्त थे, सबका उदय होना चाहिए। सबको राइट है कि वो अपना विकास करे, सबको मेरिट में आने का दिया, सबको बड़ा बनने की बात करी, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। बड़ा बनने का अर्थ ये नहीं कि तुम अत्याचार करो, तानाशाह बनो। अहंकार का विसर्जन करके अपने बड़प्पन का जो कोई भी कार्य है वो जन सेवा में लगाओ और प्राणी सेवा के अंदर लगाओ और जगत के कल्याण के अंदर लगाया जाए, वो विषय था। तो इसीलिए ये सहकारिता से जुड़ा हुआ आज का जो विषय है वो शिक्षा का जो है निजीकरण।
एक आज से करीब 15-20 साल एक बूम आया। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जब सरकारी फैक्ट्रियां चलती है या सरकारी उद्योग चलते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियां चलती है, सरकारी स्कूल चलते हैं, तो एक तो उसके अंदर वह क्वालिटी मेंटेन नहीं होती, दूसरा खर्चा कई गुना बढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि लोगों की जो सरकारी नौकरी में आते हैं उसकी मानसिकता के अंदर बदलाव आया, मानसिकता स्वार्थी बन गई। मतलब सरकार में आने वाला नेताओं से लेकर के, अफसर से लेकर के कर्मचारी लोग जो है सभी ये सोचने लगे कि ये सरकार का कार्य तो लूटने के लिए है, इसीलिए येन केन प्रकार उसको लूटने के लिए पहले सेवा का कार्य था। सरकार का सरकारी नौकरी, सरकार की अफसरी, सरकार का कर्मचारी होना और सरकार का नेता बनना और अफसर बनना और उसके साथ साथ के अंदर जो मिनिस्टर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, प्रेसिडेंट बनना, ये सब सेवा के कार्य थे। लेकिन आज ये बिजनेस बन गया है, आज ये लूट का कार्य चालू हो गया है। तो सरकार के दिमाग में ये बात आई कि हम तो इतना परिश्रम करने के बाद भी न तो लोगों को अच्छी सुविधा दे पा रहे हैं और खर्चा इतना हो जाता है कि जो मार्केट के अंदर कोई चीज़ जाती है 5 रुपए चीज़ जो होनी चाहिए उसकी स्वयं की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 आ जाती है, क्योंकि लोग काम नहीं करते। जो लेबर लगनी चाहिए वो अच्छा, दूसरी यूनियनें खड़ी हो गई, वो सारी यूनियनों ने जो है वो एन केन प्रकार ने अपना प्रेशर डाला सरकार के ऊपर कि हमको तो तनख्वाह देते चलो, हमारे पे एक्शन मत लो, हम कितना ही काम करें, कैसे ही करते रहें। तो वो फ्रीडम चाहने लगे। तो सरकार के भी दिमाग में आई ये बात चलने की नहीं है। लेकिन जो लोग प्राइवेट काम करते थे आज़ादी के बाद से आज तक कर रहे हैं, बिरला जी को देखिए, बांगड़ जी को देखिए, रिलायंस को देखिए, डालमिया को देखिए, टाटा को देखिए, जो बड़े बड़े आज जो घराने हैं वो करोड़ों अरबों रुपया का जो है वो प्रॉफिट निकालते हैं और इतना ही टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं, सुचारू क्वालिटी देते हैं और समयबद्ध देते हैं, सारी चीज़ें आ जाती है। क्योंकि उस पर कंट्रोल, जो निजीकरण की बात आती है वो कंट्रोल इम्पोज करने के लिए, अनुशासन लाने के लिए जो है ये निजीकरण सरकार ने अपने 15, 20, 25 साल के अंदर अपने हाथ में लिया। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। शिक्षा का भी निजीकरण हुआ। शिक्षा के निजीकरण में सरकार ने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, उसके बाद में कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी, जनता को ये चांस दिया कि फॉर्मेट्स बनाए, रूल्स बनाए, जो ऑलरेडी उनकी यूनिवर्सिटियां चल रही है या ऑलरेडी उनके स्कूल चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रही है, तो उसके अनुरूप जो है उस नियमों के आधार पर कोई भी बड़ा ग्रुप, कोई भी सोसाइटी जो है उनको इनवाइट किया कि आप भी अपना कॉलेज खड़ा कीजिए, आप भी अपना स्कूल खड़ा कीजिए, आप भी अपनी पैरेलल अपनी यूनिवर्सिटीज़ को खड़ा कीजिए और पढ़ाइए। क्योंकि सरकार ने ये जांचा, उन्होंने देखा है, रिजल्ट्स देखे, निजीकरण के जो आज़ादी से आज तक रिजल्ट सामने आए, जो व्यवसाय चल रहे थे उनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। और गवर्नमेंट का जहाँ पर चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे रेलवे का हो, रेलवे तो इतना बड़ा है कि निजीकरण संभव नहीं, किया जा सकता है लेकिन सरकार देना नहीं चाह रही है। तो और एयरक्राफ्ट्स का दो, तो बहुत सी चीज़ों के जो रिजल्ट सामने आए निजीकरण के अच्छे आए। तो आज मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। स्कूलें पैरेलल चल रही है कि गवर्नमेंट की भी चल रही है और पब्लिक के द्वारा चल रही है। दोनों के नियम एक से हैं, दोनों को स्वीकृति देने वाली एक सी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, कुछ को पंचायत देती है, कुछ को नगर पालिका देती है और कुछ को जो है हमारे जो उससे बोर्ड से दिया जाता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट देती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अलग अलग जो है हमारी शिक्षण संस्थाओं की अलग अलग जो है वो अधिकार दिए हुए हैं, किस किस को क्या अधिकार है स्वीकृति देने का। लेकिन
कानून कायदे सरकार के बनाए होते हैं, वो कानून कायदे हर एक को पालन करने होते हैं, उसकी ऑडिट होती है, उसका समय समय पर निरीक्षण होता है और उसके अंदर गड़बड़ी पाई जाती है, अनैतिकता पाया जाता है, गोलमाल पाया जाता है, क्वालिटी गिरने की बात आती है, शैक्षणिक स्तर गिरता है, नकल करवाई जाती है, तो ऐसी स्थितियों में बहुत सी स्कूलों का, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है, उनको डिबार किया जाता है और उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। ये व्यवस्था जो है प्रारंभ से ही चल रही है। तो अब मैं निजीकरण की ये बात कर रहा था। निजीकरण से जो क्या फ़ायदे हैं, निजीकरण में होता क्या है, कोई सोसाइटी अगर एक कॉलेज बनाती है या एक स्कूल बनाती है तो उसका जो है मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर ट्रस्टी लोग आते हैं या अध्यक्ष मंत्री आते हैं, 5 का 10 का 11 का जैसी जैसी संस्था होती है वो मैनेजमेंट करते हैं, चाहे सहकारी समिति हो, वो मैनेजमेंट करने से वो व्यक्ति उत्तरदायी हो जाते हैं और वो लिमिटेड लोग होते हैं। गवर्नमेंट में तो इतना दायरा बड़ा हो जाता है कि रूल पास करने के लिए हर चीज़ मिनिस्टर तक जाती है, हर चीज़ उच्च अधिकारी तक जाती है, तो एक तो उसके अंदर समय डिसीजन लेने में बहुत लंबा लगता है, उसमें सरकारें बदल जाती है, अफसर बदल जाते हैं, रिकमेंडेशंस बदलती जाती है, कई प्रेशर, ये समय लगने के कारण प्रेशर बढ़ते जाते हैं और सही निर्णय नहीं हो पाता है। लेकिन जब शिक्षा के निजीकरण के अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो इमीडिएट निर्णय लेता है, इमीडिएट क्रियान्विति करता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस जो है निजीकरण से आया कि इमीडिएट डिसीजन एंड इमीडिएट इम्प्लीकेशन, वो तुरंत क्रियान्विति हो जाती है। जब कोई चीज का निर्णय होता है और क्रियान्विति तुरंत होती है, गैप नहीं होता है, तो उस काम के अंदर सबसे बड़ा एक तो प्रॉफिटेबल होता है, समय की बचत होती है, क्वालिटी मेंटेन होती है और उस जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको कम समय लगता है। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों की बात करें तो कोई कोर्स के अंदर करने के अंदर डिसीजन न होने के कारण, कई लोगों तक जाने के कारण और रूल्स को मॉडिफाई करने के कारण जो है बहुत बहुत लंबा, ऐसा 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन उसके अंदर विद्यार्थी को समय ज़्यादा लग जाता है और कई तरह की पॉलिटिक्स उसके अंदर आ जाती है। तो इसलिए निजीकरण के बहुत अच्छे फ़ायदे जो है वो सामने आए हैं कि मैनेजमेंट अच्छा होने के कारण क्वालिटी अच्छी मेंटेन और प्रॉफिटेबल होता है। गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, जो सरकारी व्यवस्था है प्रॉफिटेबिलिटी तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन क्वालिटी भी मेंटेन नहीं और समय सबसे ज़्यादा लगता है। ये तीनों दिक्कत बड़ी होती है, लेकिन निजीकरण के अंदर लिमिटेड होने के कारण ये तीनों चीज़ों की व्यवस्था होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको एजुकेशन के स्टेटस के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आज हमारी जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में कॉलेज के बाद में यूनिवर्सिटियाँ आती है, तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो तो उसका कैटेगराइजेशन हो गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद में स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 4 तरह की यूनिवर्सिटी हैं आज हमारे देश में हो रही है। लगभग 900 यूनिवर्सिटियाँ भारत की 125 करोड़ लोगों को पढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है, कार्यरत है, आज चल रही है। और लगभग इसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर 50-50 का रेशियो आ चुका है और प्रतिदिन सरकार की यूनिवर्सिटियाँ कम आ रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ चाहे डीम्ड के रूप में हो चाहे प्राइवेट हो, वो बहुत तेज़ रफ्तार से आ रही है, क्योंकि बहुत सी सोसाइटी जो है, बहुत से बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप वो एजुकेशन में आ गए हैं। सिंघानिया यूनिवर्सिटी जो है ये एजुकेशन में आए, बिड़ला जी एजुकेशन में आए, बांगड़ जी एजुकेशन के अंदर आए और उसके साथ में टाटा की कई यूनिवर्सिटियाँ आई। बहुत से बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप जो कि फैक्ट्री के प्रोडक्शन के अंदर कई वर्षों से चल रहे थे, उन्होंने भी शिक्षा के निजीकरण के अंदर भाग लिया 15, 20, 25 वर्षों के अंदर और बहुत से बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स की
यूनिवर्सिटियाँ हैं, सोशल ग्रुप्स की यूनिवर्सिटियाँ हैं, रिलीजियस ग्रुप्स की यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो कि ऑलरेडी सोसाइटी रूप में फॉर्म्ड हैं और आज वो चल रही हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल और सभी यूनिवर्सिटियों की स्वीकृति एक ही तरीके से दी जाती है, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। इन सब का जो है सबसे पहले एप्लीकेशन लगाई जाती है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी होती है तो वहाँ का जो शिक्षा हायर एजुकेशन विभाग जो है वो एप्लीकेशन लगाता है और वो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आती है, यूजीसी, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है। उसी तरीके से स्टेट की एप्लीकेशन लगती है तो स्टेट के बाद में सेंट्रल परमिशन देती है, यूजीसी के द्वारा सबको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा परमिशन दी जाती है। और उसके बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, वो भी अपना एप्लीकेशन लगाते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया जाता है, उनका कॉर्पस फंड का चेक किया जाता है, कितने उनके कमरे हैं, कितने क्लासेज है, कितना कोर्स है, क्या सिलेबस है, सब एक दृष्टि से, सबका नियम कानून कायदा निरीक्षण सब एक दृष्टि से इस व्यवस्था को सही करने के लिए ये गवर्नमेंट और निजीकरण का डिफरेंस किया गया है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, काफ़ी समय से हम एक पर्टिकुलर विषय को विवेचन कर रहे थे। अब थोड़ा समय के लिए तरोताज़ा होने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हूँ। लिया और अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। अब ब्रेक लेने के बाद हमारे निर्धारित विषय के ऊपर पुनः विवेचना हम प्रारंभ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बुराई है उस बुराई को रोका जाना चाहिए, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। और एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि सबके कानून कायदे बने हुए हैं, सबके फ्रेम हुए हैं, उसके अनुसार से कार्य चलता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, निजीकरण शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए और इससे कारण क्या हमारा फास्ट कवरेज हुआ। पहले सरकारी जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं एक पर्टिकुलर बड़े शहर के अंदर या जहां सरकार अनुमति देती थी वहां खुलती थी, लेकिन आज निजीकरण होने की वजह से हर छोटे छोटे गांव के अंदर प्राइवेट स्कूलें चली गई है। प्राइमरी है, मिडिल स्कूल है और सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ तक कि जो कॉलेजेस है छोटे छोटे गांवों के अंदर चले गए हैं। और एक एक गांव के अंदर इतना कंपटीशन हो गया कि बहुत से कॉलेज हो गए। ये निजीकरण से एक फ़ायदा बड़ा हुआ कि कंपटीशन की बात आती है। जहाँ पर हेल्दी कंपटीशन होता है वहाँ क्वालिटी अच्छी होती है और किफ़ायत भी आती है और समयबद्धता आती है, तीनों ही चीज़ें आती है। जब ये प्राइवेटाइजेशन हुआ शिक्षा के अंदर और गवर्नमेंट अपना काम शुरू से कर रही थी तो दोनों के बीच के अंदर एक कंपटीशन हुआ कि गवर्नमेंट का स्कूल, गवर्नमेंट का कॉलेज या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी जो है वो कैसा अच्छा जो है वो कम पैसे में कैसी क्वालिटी की पढ़ाई करा रही है। तो गार्जियंस देखते हैं, स्टूडेंट स्वयं जब चेक करता है। और आज हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का अपना वेबसाइट है, उस वेबसाइट के जरिए हम पता कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या कोर्सेज है, क्या क्या सिलेबस है, कौन सा मैनेजमेंट है, कितना समय लगता है, कितना फीस होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और ऑनलाइन सारी स्टडी होता है। आज हर यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट के ऊपर जा कर के, आज इंटरनेट का युग है, उसको चेक किया जाता है और हम एक कंपेरेटिव स्टडी बना देते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या डीमेरिट्स है। तो हमारे पास में सिलेक्शन का जो है वो दायरा बढ़ गया है। जब ज़्यादा की संख्या के अंदर ये आ गई तो हम कंपेरेटिवनेस कर देते हैं। और उसके अलावा भाई और बहनों, दर्शकगण, आजकल ये जो कंपटीशन के होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग का होता है और उसके बाद के अंदर LLB का होता है, मेडिकल का होता है, हर एक बड़े बड़े CA का होता है। तो बड़े बड़े जितने भी हमारे कोर्सेज हैं जो कि हमारी जो है वो हमारी समाज की व्यवस्था के अंदर एस्टेब्लिश्ड है और हर एक का शिक्षित लोगों का अपना अपना कार्य है। इंजीनियर चाहिए, CA चाहिए, डॉक्टर चाहिए, वकील चाहिए और सभी तरह के जो और भी शिक्षक चाहिए।
सारी चीज़ों की जो आवश्यकता है, और ये कॉम्पिटिटिव होने के कारण में, और नेशनल लेवल के जितने भी मेरिट के सिस्टम बने होते हैं, चाहे आईएएस का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे आईपीएस का हो, सबके इसमें निजीकरण के अंदर उसकी क्लासेस होती है, उसकी कोचिंग होती है, और बहुत सी कॉलेजेस जो है उनका प्रशिक्षण दे करके, और अच्छे अच्छे, जैसे आज कोटा के अंदर देखिए, कोटा के अंदर हब बन गया है कंपटीशन का, और पूरे हिंदुस्तान भर के लाखों बच्चे जो है वहाँ कोचिंग ले रहे हैं। कोचिंग के अंदर जो अच्छे अच्छे टीचर्स, वेल क्वालिफाइड लोग, वेल एक्सपीरियंस्ड और अपने विषय के ज्ञाता होते हैं, बंसल इंस्टीट्यूट है, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सी जो है वो ग्रुप्स हैं जो ये सारा करवा रहे हैं। तो वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन होती है, और जहाँ क्वालिटी होती है बच्चा बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के साथ में आता है, उसका एक्सपीरियंस बनता है, उसका प्रेजेंटेशन बनता है, उसका एटीट्यूड भी बदलता है, और एक सांगो पांग इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी वो क्वालिफिकेशन उसके रूप में, और वो मेरिट के अंदर आते हैं। और मेरिट के अंदर भी देखिए कि मेरिट में आने के बाद में जो निजीकरण का जो सेटअप है स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटियों का, वो बाकायदा एक लिस्ट है कि ये वेल क्वालिफाइड जो है यूनिवर्सिटीज़ है, वेरीफाइड कॉलेजेस है, जहाँ पे बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है, मेडिकल कर सकता है, एनएलयू आता है, कि लॉ की, हर एक की अपनी अपनी एक जो है ग्रुप बन गया, जो कि नेशनल लेवल के अच्छी जो है मेरिट रखने वाले हैं, उनके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों की लिस्ट बनी होती है, और उस चॉइस के अनुसार जो है वो काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग से बच्चा जो है कार्य करते हैं। यानी निजीकरण का जो सिस्टम आप गहराई से जाके देखेंगे तो पूरा परफेक्ट सिस्टम है, और उसमें बदमाशी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कि वो सब काम मिनट टू मिनट ऑनलाइन पे होता है, सीरियल वाइज होता है, नंबर वाइज होता है। इसीलिए बदमाशी की गुंजाइश जो है बहुत ख़त्म हो गई है सारा निजीकरण होने के बाद के अंदर, और सारा ये जो है वो ऑनलाइन फैसिलिटी होने के कारण जो है बदमाशी की गुंजाइश धीरे धीरे कम हो रही। लेकिन अपनी क्वालिटी बनाने के लिए बच्चे को भी, स्टूडेंट को भी जो है वो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। शिक्षण प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनको भी अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, सफाई मेंटेन करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस जो है फैकल्टी को रखना होगा, और ताकि बच्चे जो है उनसे पढ़ करके अपना अच्छा समाधान प्राप्त करें। तो इस तरीके से निजीकरण और गवर्नमेंट की दोनों व्यवस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पैरेलल चल रही है, और 50-50 चल रही है। इनके अंदर अच्छा खासा कंपटीशन है, और फीस के हिसाब से, समय के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से, संस्कार, और कई तो यूनिवर्सिटियों ने, कॉलेजेस ने जो है एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ह्यूमैनिटी फैकल्टी प्राय खोल रखी है, जिसके अंदर फिलॉसफी, योग, एजुकेशन, ये सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का बताया जाता है, और इस ह्यूमैनिटी के अंदर, फिलॉसफी टॉपिक के अंदर आज 55 तरह के भारतीय धर्म दर्शन को पढ़ाया जाता है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट कराए जाते हैं। तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, हमारे पुराने इतिहास के बारे में सब जानकारी मिलती है, कि हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, कितने बड़े बड़े धर्म हैं, कितने बड़े बड़े धर्म गुरु हुए हैं। उन्होंने ही हमारे भारत देश को धर्म गुरु बनाया। उसके बाद में योग की फैकल्टी है, उस योग की फैकल्टी के अंदर सैकड़ों तरह के योग की कंपैरेटिव स्टडी कराई जाती। आज एक विद्यार्थी इतना पारंगत हो जाता है वहाँ पर कि वो कई तरह के योग की प्रेजेंटेशन देता है, उसकी व्याख्या करता है, उस योग का मेरिट्स डीमेरिट्स निकालता है, कंपैरेटिव स्टडी करता है, करवाता है, करता है। और इसी तरीके के टीचर्स तैयार हो गए हैं उनको पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जान के सल पर पढ़त निशान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, शिक्षा की बात करें तो एक स्टूडेंट जो है टीचर को शिक्षित करता है। मैं, आप सोचेंगे उल्टी बात बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में यही है
कैसे होता है कि टीचर जब स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो टीचर को बहुत सोच समझ करके डीपली स्टडी करने के बाद ही क्वेश्चन का जवाब जो है वो देना पड़ता। तो बताइए किसने किसको पढ़ाया? स्टूडेंट ने टीचर को पढ़ाया। और वास्तव के अंदर जो अच्छी फैकल्टी होगी, अच्छा शिक्षक हो गया, वो जीवन भर अपने आप को स्टूडेंट मानेगा, वही एक सफल प्रोफेसर बनेगा, सफल टीचर बनेगा। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस विषय के माध्यम से कुछ बातें मैंने जो निजीकरण थी तो बातें कही, लेकिन शिक्षा जगत से, शिक्षा का प्रोफेसर, शिक्षा का कुलपति, शिक्षा का जो है वो कई पुस्तकों का लेखक होने के नाते एक बात, मेरा निजी अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमेशा अपने आप को जो है स्टूडेंट समझें। मैं तो उस विषय का मात्र विद्यार्थी हूँ और परम विनय मैं कुछ नहीं जानता। जब व्यक्ति, ज्ञान इतना विशाल है, ज्ञान एक समुंदर है और उस समुंदर के अंदर हम उस बूंद जितना भी नहीं जानते। जब व्यक्ति ये जानने लग जाता है, कोई भी प्रोफेसर कि टीचर मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तब से उसका हराश होता है। और सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घटी जात। हमारे पास में नॉलेज है, उस नॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। आप अपना फीस लेके उपयोग करो या जनता की सेवा के लिए उपयोग करो। जिस चीज़ के बाद जिस चीज़ का समाज का उपयोगी नॉलेज है वह उसको बांटना चाहिए। जैसे मेरे पास जो नॉलेज शिक्षा का है, पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको प्रतिदिन बांट रहा हूँ और ये जीवन भर से बांटता आया हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, परम विनय, मैं कुछ नहीं जानता। अपने आप को भीतर अज्ञानी महसूस करना चाहिए कि मेरे जैसा मूढ़, मेरे जैसा अज्ञानी इस सृष्टि में कोई प्राणी नहीं है और इस सृष्टि का निम्नतम मैं प्राणी हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ। उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें स्टूडेंट की जिज्ञासा होनी चाहिए। भले ही 30, 40, 50 साल पढ़ाते पढ़ाते प्रोफेसर बन जाए, कुलपति बन जाए, विद्वान बन जाए, लेकिन उसके भीतर में ही विचार होना चाहिए, मैं तो सीख रहा हूँ। आज भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो स्वर कोकिला, जो भारत रत्न, जो हमारी जो भारत कोकिला है, वो आज प्रतिदिन जो है वो आधा घंटा प्रैक्टिस करती है। लता मंगेशकर, वो क्या कहती है कि मैं तो सीख रही हूँ और जो विधा मैंने सीखी है मैं भूल न जाऊं, इसीलिए वह चाहे गीत गाए या ना गाए, अभ्यास करती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप अच्छी तरह से सुनते हैं, समझते हैं और इसके हार्द को समझते हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम ऐसा है जिसका कि मूल उद्देश्य ये है कि हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की जो गिरावट आ गई उसकी पुनर्स्थापना की जाए और उसके साथ साथ में समाज में जीने वाले सबको न्याय मिले, सबको आनंद मिले, सबको सुख मिले, जगत का कल्याण हो। तो इसी भावना के साथ में आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय, धर्ममय, सुखमय, शांतिमय हो और आप खूब अपने जीवन को वो जनता की सेवा में समर्पित करें। आपके प्रति मंगल भावना।